विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि विजेता वह बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते। तो हार नहीं मानना है। और आज ऐसी ही व्यक्ति हमारे सामने बैठे हुए हैं, अरहम खान, जिन्होंने सिविल जज का एग्जाम क्रैक किया, हार नहीं मानी। आपको भी हार नहीं मानना है। और आज इस सेशन में हम बहुत कुछ अरहम से सीखेंगे। एक सेशन हम ऑलरेडी अरहम के साथ कर चुके हैं, जिसमें जर्नल स्ट्रेटेजी हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज के सेशन में हम जो इस सेशन में बात करने वाले हैं वो होगा हाउ टू स्टार्ट जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, एंड व्हाट इज द राइट अप्रोच टू क्लियर प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम्स को क्लियर करने का राइट अप्रोच क्या होगा। तो पूरा शुरू से लेके एंड तक जाएंगे अरहम के साथ। अरहम, इसमें मैं कम बोलूंगा, अरहम अपनी पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे अपने। तो हेलो अरहम, कैसे हैं आप? वंस अगेन वेलकम हमारे सेशन में। थैंक यू सो मच सर। मैं बहुत अच्छा हूँ सर। थैंक यू सो uh, मच फॉर हैविंग मी हियर। चलिए, अरहम, जो अपन ने पहला सेशन किया था, बहुत शानदार सेशन रहा। अपन ने, बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है। अब हम सेकंड सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने इस सेशन में हम दो चीजें देखेंगे। पहला, व्हेन टू स्टार्ट जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। बच्चों के मन में रहता है कि एग्जाम की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करें। क्या वो जैसे एलएलबी में एडमिशन ले तब से स्टार्ट करें, या एलएलबी कंप्लीट होने के बाद करें? तो आपका इस पे क्या कहना सर मेरा इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि जिस दिन कोई भी स्टूडेंट ये डिसाइड कर ले कि मुझे जुडिशियल ऑफिसर बनना है, तो प्रिपरेशन तो उसी दिन से शुरू हो जाती है। क्योंकि जब आप कॉलेज में जाते हो तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या ऐसे काफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने लग जाते हैं। तो अगर उन सब्जेक्ट्स को हम कॉलेज में ही थोड़ा सा सिंसियरली पढ़ लें, तो आगे जाके जब हम एग्जामिनेशन देते हैं तो उसमें थोड़ा सा हेल्प हो जाती है सर। तो मुझे ऐसा लगता है जब भी कोई स्टूडेंट ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे जुडिशियल ऑफिसर बनना है, तो उसको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मुझे कौन से स्टेट टारगेट करने हैं, उस स्टेट का एग्जाम का सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है। उस हिसाब से उसको पढ़ाई अपनी बहुत छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ही, मैं ये नहीं कहूंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर से ही सारा कुछ स्टार्ट कर दें, बट देन जो कुछ कॉलेज में डे टू डे पढ़ाया जा रहा है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो आगे जाके काफी आसान हो जाता है? बिल्कुल अरहम, एक अप्रोच देखा गया है, कुछ बच्चे मल्टीपल स्टेट्स टारगेट करते हैं और कुछ बच्चे केवल एक या दो या तीन स्टेट टारगेट करते हैं। तो वो राइट अप्रोच क्या है? क्या आपको मल्टीपल स्टेट टारगेट करनी चाहिए कि जहां की वैकेंसी भरते जाओ और देते जाओ, या आपका एक लक्ष्य बिल्कुल अर्जुन की तरह मछली की आंख पर होना चाहिए कि मेरे को तो एमपी देना है, और एमपी से रिलेटेड सिलेबस मुझे राजस्थान और छत्तीसगढ़ का मिलेगा तो मैं केवल वही दूंगा? तो यहाँ पे राइट अप्रोच क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? है सर। मैंने क्योंकि मध्य प्रदेश का ही एग्जाम दिया है और मैंने कोई भी स्टेट का मैंने फॉर्म भी नहीं भरा था, और मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में ही बाय गॉड्स ग्रेस क्लियर हो गया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई मल्टीपल स्टेट्स टारगेट करना चाहता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर स्टेट की वैकेंसी नहीं आ रही है और हमको कोई और स्टेट में जाकर के एग्जामिनेशन देना है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ खराब चीज है। अच्छा है, पढ़ी हुई चीज काम ही आती है। बट मैं मेरा जहां तक सवाल है तो मैंने एमपी को ही टारगेट किया था और मैंने कोई और स्टेट में फॉर्म भी नहीं भरा था। मेरा थोड़ा फोकस क्लियर था कि मुझे मध्य प्रदेश का एग्जामिनेशन देना है। इसको अपन इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि अगर आपका सिलेबस मिलता जुलता है तो आप उन स्टेट्स को एक साथ टारगेट कर सकते हैं। अगर ऐसा ना हो कि बिल्कुल सिलेबस आपका अलग जाए, तो आपका सिलेबस एक जैसा है तो आप मल्टीपल स्टेट्स भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस आप अपने हिसाब से देख लीजिए। चलिए, अब बिल्कुल, मेन जैसे सेशन की तरफ आते हैं। जी जी, अरहम, आप एमपी के कंप्लीट साथ करें। छत्तीसगढ़ राजस्थान का सिलेबस थोड़ा बहुत मोर मोर और लेस सिमिलर रहता है। तो यहाँ का स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन दे भी सकते हैं, उसमें कुछ गलत बात नहीं रहती एग्जाम देने में। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम अपने चलते हैं मेन सेगमेंट की तरफ, जो है कि हाउ टू क्लियर प्रीलिम्स एग्जाम। देखिएगा, सबसे ज्यादा भीड़ प्रीलिम्स में होती है। एक प्रकार से सबसे डिफिकल्ट भी होता है, सबसे ज्यादा प्रिपरेशन यहीं पे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बहुत सारी चीज होती है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा बेसिक, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन इसी से आपसे पुट अप करूंगा। तो सबसे पहले बेसिक आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेसिक आप क्या स्ट्रेटेजी बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे? तो सर मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे जुडिशियल ऑफिसर बनना है, तो मैंने पता किया कि मध्य प्रदेश का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखे कि यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद मैंने अपने सीनियर से गाइडेंस ली कि क्या करना चाहिए। उसके बाद मैंने अपने सर राजेश शर्मा सर से भी गाइडेंस ली कि कैसे करना चाहिए। तो मेरा ये स्ट्रैटेजी थी सर कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने चाहिए और बेयर एक्ट पे फोकस करना चाहिए।
क्योंकि एज अ जज भी हमारा काम लॉ को फैक्ट पे अप्लाई करना है। तो अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो वो हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो जो 12 एक्ट हमें पूछे जाते हैं उसका कॉन्सेप्ट हमें A to Z बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। उसमें हमें बिल्कुल भी स्कोप फॉर एरर नहीं होना चाहिए। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं रहती। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। दूसरा सर, लॉ एक ऐसी चीज है कि अगर हम रिवाइज नहीं करते तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और तीसरा होता है कंसिस्टेंसी। हमें हमारे जो टारगेट है, जैसे अभी हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, बट ये जो एग्जामिनेशन है नोटिफिकेशन आने से पहले हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, फिर प्री आता है, मेंस आता है, इंटरव्यू आता है। तो प्रोसेस काफी टाइम टेकिंग रहता है। तो ऐसे में हमें हमारे स्टडी का जो शेड्यूल रहता है उसको छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए कि हमको एक दिन में कितना टारगेट पूरा करना है, 10 दिन में कितना टारगेट पूरा करना है। और हमें कोशिश करनी चाहिए हम ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट में रहें, बहुत ज्यादा आगे की ना सोचें, और प्रेजेंट में रह के अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करें। तो जो हमारा आज का टारगेट है उसको पूरा करें। उसके बाद बहुत कंसिस्टेंसी के साथ सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते रहें। जो बेयरैक्ट होते हैं सर, आजकल जो एग्जामिनेशन का पैटर्न हो गया है, तो बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं या केस लॉस पूछ लेते हैं। तो मेरा सर, क्योंकि मैं प्रैक्टिस भी करता था, तो शुरू से ये अप्रोच रहता था पढ़ने का कि जो भी प्रोविजंस रहते थे बेयर एक्ट के, उनको मैं अप्लाइड अप्रोच से पढ़ता था। उसको मैं ज्यादा से ज्यादा नए नए, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्ट्स पे अप्लाई करके सोचता था कि अगर कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन है उस पे ये प्रोविजन कैसे अप्लाई होगा, या इसमें हम दो तीन फैक्ट्स बदल दें तो उस पे वो कैसे अप्लाई होगा। तो हमारे सोचने का जो दायरा है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऐसे में क्या होता है, अगर कोई नया क्वेश्चन हमारे सामने आता है किसी पर्टिकुलर लॉ को लेके, तो उससे हम सरप्राइज नहीं होते हैं, उसको हम एक बेटर पोजीशन में होते हैं टैकल करने। तो सबसे ज्यादा बैरैक्स, कॉन्सेप्ट, प्रोविजंस, इन सब चीजों पे मेन फोकस होना चाहिए। जब हमारा ये हो जाए तो इसको बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली और थरली रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज एमपी में होती है सर, जीके वाला पार्ट जो रहता है, जीके, इंग्लिश और कंप्यूटर। तो इसको बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 40 नंबर काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट पार्ट होता है। तो जीके को भी अपने डे टू डे लाइफ में अगर हम इनकलकेट कर लें तो एक बिल्कुल अलग से एक बर्डन क्रिएट नहीं होता है। तो मैं क्या करता था सर कि मैं 6 घंटा लॉ के लिए डिवाइड कर लेता था, और 1-2 घंटे में एक्स्ट्रा रखता था रेजिडुअरी जो भी मुझे पढ़ना हो लॉ में। उसके बाद मैं 2 घंटे जीके डेली पढ़ता था सर। तो जीके के लिए आजकल जैसे इंटरनेट पे काफी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। उसके बाद 6 to 10 तक की एनसीईआरटी की जिस्ट पढ़ सकते हैं। अगर एक बार हम जिस्ट से गो थ्रू कर चुके हैं तो फिर लूसेंट की बुक आती है, उससे जीके के वन लाइनर्स रहते हैं। फिर एमपी जीके के लिए मैंने टाटा मैग्रॉयल पब्लिकेशन की एक बुक आती है उसको रेफर किया था। पुनेकर की वन लाइनर्स रहती है उसको रेफर किया था। और जब मैं इन सारी बुक्स को 10-10 15-15 बार पढ़ चुका था, तो फिर जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या रात को वॉक कर रहे हैं या जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो यूट्यूब पे कोई वीडियो लगा लेता था। सपोज मैंने मॉडर्न हिस्ट्री सुबह पढ़ा था, तो मॉडर्न हिस्ट्री के ही सैंपल 50-100 क्वेश्चन का वीडियो लगा लिया, कोई रैपिड फायर 150 क्वेश्चन का वीडियो लगा लिया, तो वो एक रिवीजन हो जाता है। तो कुल मिला के अपना डेली रूटीन, अपने माइंडसेट को इस तरह से ढालना होता है कि हमें आज का टारगेट कैसे पूरा करना है, और उसमें हमें हमारे लॉ को पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियर रखना है, उसको बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ बहुत डिसिप्लिन्ड अप्रोच में रिवाइज करना है। केस लॉज भी जो लैंडमार्क आ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ते रहना है। और इसके साथ साथ इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके को भी पढ़ना है। इंग्लिश के लिए भी हम यूट्यूब का हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब में काफी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। कंप्यूटर के लिए भी जो हमारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो 6, 7, 8 के हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद लूसेंट की भी एक बुक आती है उससे भी पढ़ सकते हैं। एंड वंस अगेन इंटरनेट में हम गूगल से या यूट्यूब से और प्रीवियस ईयर्स पेपर से ये सारी चीजों का आइडिया ले सकते हैं। ठीक है। बहुत आपने डिस्क्रिप्टिव तरीके से सारी चीजें बताई और बिल्कुल ईमानदारी से बताई। और देखिएगा हमेशा क्या होता है, जो एस्पिरेंट जो एग्जाम क्लियर कर लेता है वो बेबाकी से ही बताता है, क्योंकि जब तक हम कंपटीशन में रहते हैं तो हमें रहता है कि हमारा कंपटीशन इंक्रीज ना हो। तो इसलिए जो सेशन है वो अरहम के साथ रखा गया, क्योंकि अरहम बन चुके हैं। और ये एक मतलब हमेशा मैंने इनके अंदर देखा, ये ऑनेस्टी से आपको आंसर हमेशा करते हैं। मैं जब इनसे इंदौर में रैंकर्स समिट में मिला था, तो वहां भी इन्होंने जो भी क्वेश्चंस इनके सामने पुट अप किए गए, इन्होंने बहुत ईमानदारी से उनका जवाब दिया। चलिए, कुछ क्वेश्चंस आपने जो बोले उनसे ही पुट करता हूँ आपसे। जैसे आपने कहा बेरेक जरूरी है, ठीक है, वो देखिए हर स्टूडेंट जानता है, और हर टीचर और हर जो व्यक्ति कामयाब हो चुका है लॉ की फील्ड में जानता है कि बेरेक तो देखो मस्ट है, बेरेक के अलावा तो कुछ है ही नहीं।
लेकिन अभी जो एग्जाम पैटर्न्स देखे गए हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो शायद डायरेक्ट हर चीज कवर नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीज डायरेक्ट कवर नहीं कर रहा है। तो बेरेक्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो बेरेक्ट के बाहर से भी पूछी जा रही है। तो बेरेक्ट के साथ साथ अपन को अगर प्रीलिम्स एग्जाम देना है, मैं प्रीलिम्स की अभी तरफ चलता हूँ, मेंस की अपन बाद में देखेंगे। तो अपन कौन कौन से और सोर्सेज हैं जो अपन देख सकते हैं लॉ के लिए बेरेक्ट के अलावा, जो आपको आपको पूरा का पूरा सिलेबस, जहां पे आपका 90 से 95% आपका सिलेबस कवर हो जाए। सर तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी जो क्वेश्चन रहता है, ऐसा नहीं बोला जा सकता कि वो बेयर एक्ट के बाहर से है। वो समवॉट उसका जो इंटरप्रिटेशन रहता है, वो एक्सटेंसिव इंटरप्रिटेशन रहता है या लिबरल इंटरप्रिटेशन रहता है जो ऑनरेबल कोर्ट्स करते हैं। तो सर हम इसमें ऐसा देख सकते हैं, जैसे हमारे माइनर एक्ट्स हैं, लिमिटेशन एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इसमें हमें बहुत ज्यादा बुक्स एज सच रेफर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो केसेस हैं, उसमें थोड़ा बहुत जो लैंडमार्क केसेस आ रहे हैं, जो अभी रिसेंट पोजीशंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बता रहा है, वो थोड़ा बहुत पढ़ लें। उसके बाद लिमिटेशन में जैसे एडवर्स पोजीशन जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बुक से पढ़ लें, और उसके बाद बेयर एक्ट पढ़ लें तो कवर हो जाएगा। जहां तक रही बात मेजर लॉज की, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है या इंडियन पीनल कोड है या सीआरपीसी सीपीसी है, इसमें कुछ ऐसे टॉपिक मैं बोलूंगा, जैसे इन्वेस्टिगेशन सीआरपीसी में है, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, सीपीसी में रेस जुडिकेटा हो गया, अपील हो गया, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री हो गया। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो डायरेक्टली अगर हम स्पेसिफिक बैराक में प्रोविजन देखें, तो वो क्योंकि इतने ज्यादा प्रैक्टिकल यूज के हैं कि उसका इंटरप्रिटेशन कई तरीके से होता है। तो उसके लिए सर जो भी रिसेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट केसेस हेल्ड कर रहा है, या जो भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी हमको अच्छे से स्टडी करनी चाहिए, ताकि जो एक कॉन्सेप्ट है हमारा, वो कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप हो। क्योंकि अगर इतने वास्ट प्रोविजंस को हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा बुक से रेफर करके नहीं पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है इसका जो पूरा ओवरव्यू है वो हमें नहीं मिल पाएगा। और यही मैं कहना चाह रहा था कि जो बेरेक्ट है, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट के बेरेक्ट, आपको जो माइनर लॉस है बेरेक्ट लगभग लगभग सफिशिएंट है। जैसे टीपीएम में भी जाओ तो बेरेक्ट लगभग सफिशिएंट है, अगर केस लॉस को हटा दो। कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं या कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहां पे जैसे आप मर्डर कल्पेबल होमोसाइड को पढ़ोगे, इतने प्रकार से पूछा जाता है मेंस प्रीलिम्स में कि कहीं ना कहीं केसेस इतने पूछे जाते हैं, कभी ना कभी आपको बुक्स की जरूरत पड़ती है। और मैं बुक्स हमेशा वही कहता हूँ, जिसकी लैंग्वेज आपको इजी लगे, सबसे अच्छी बुक आपके लिए वो है। तो आप ये मत सोचिए कि सामने वाले ने कौन सी रेटिंग, आप देख सकते हो बुक्स की, लेकिन जिसकी लैंग्वेज आपको बेहतर लगे वो सबसे अच्छी बुक है। चलिए, आपने बहुत अच्छा इसका आंसर दिया। एक क्वेश्चन था कि रिवीजन, ठीक है, एक रिवीजन को लेके बच्चा बार बार हमसे पूछता है कि सर रिवीजन कैसे करें, ये मेरे से बार बार पूछता है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ अपने आंसर से उसको सेटिस्फाई करने का। तो आज मैं अरहम से जानूंगा कि रिवीजन को लेकर राइट अप्रोच क्या होगा, क्योंकि देखिए 12 सब्जेक्ट्स है, जीके भी है, इंग्लिश भी है, कंप्यूटर भी है। तो यहाँ पे रिवीजन का क्या अप्रोच होना चाहिए, कि कैसे हम रिवीजन करें बार बार, कैसे मतलब सब्जेक्ट से गो थ्रू हो जाए 1-2 महीने के अंदर, हर सब्जेक्ट के वो चीज भूल ना जाए, क्योंकि लॉ जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी जाता भी है, इससे आप इत्तेफाक रखते होंगे। सर मेरी ऐसी स्ट्रैटेजी रहती थी कि मैं अपने स्टडी प्लान को 60 या 65 डेज में डिवाइड कर लेता था। उन 60-65 डेज में मैं टारगेट पूरा करता था कि मुझे कितने सब्जेक्ट्स पूरे करने हैं और कितने दिन में करने हैं। उन 65 डेज के टारगेट को पूरा करने के लिए मैं 30 डे प्लान बनाता था। उस 30 डे प्लान को पूरा करने के लिए मेरा एक वीकली प्लान रहता था, और उस वीकली प्लान को पूरा करने के लिए मेरा एक डेली प्लान रहता था। कहने का मतलब ये है सर कि ये जो पढ़ाई है, इसका सिलेबस कोई बहुत छोटा सिलेबस नहीं है। तो अगर हम ऐसा सोचें कि हम कोई एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे फिर उसको काफी लंबे टाइम के लिए छोड़ देंगे, तो ये अच्छी चीज नहीं है। हमें हमारे स्टडी प्लान को ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा कि आज हम अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हम उसको 25 दिन, 30 दिन या मैक्सिमम 40 दिन में एक बार अच्छे से रिवीजन कर लें। तो मैं अपने प्लान को सर डिवाइड करता था और छोटे छोटे टारगेट्स बनाता था सर। जैसे एक दिन में एक सब्जेक्ट के 50 सेक्शन बना लिया, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत चैलेंजिंग लगता है सर। तो शुरू में एक दिन में 5 सेक्शन भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हम एक सब्जेक्ट को 5 बार 10 बार पढ़ लेते हैं तो वो टाइम आ जाता है जब हम 1 घंटे में 100-150 सेक्शन पढ़ पाते हैं। तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट साइकिल ऑफ स्टडी रहता है, उसमें सबसे ज्यादा टाइम अगर हम देंगे तो हमारे लिए ही अच्छा रहता है। क्योंकि सर अगर हम पहली बार ही सबसे ज्यादा टाइम दे लें तो हम बार बार उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पहली बार में अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो वो हमारा प्रोविजन तैयार ही नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि कोई भी अपने प्लान को अच्छे अपने तरीके से डिवाइड करना चाहिए। कौन सा तरीका अपने ऊपर वर्क करता है, किसी का तरीका कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी का भी तरीका स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता।
हमारी पढ़ाई जिस तरीके से होती है वो हमें सबसे अच्छे से पता होता है, और उस हिसाब से हमें हमारे स्टडी प्लान और रिवीजन प्लान को डिजाइन करना चाहिए और उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। जो मैंने आपकी बात सुनी, मेरे को एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट समझ में आई, प्लानिंग। प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आप अपने हिसाब से करिए। बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होना है। आप अपनी स्टडी की प्लानिंग करिए, आपको रिवीजन कैसे करना है इसकी आपके पास एक राइट अप्रोच और राइट प्लानिंग होनी चाहिए। जो मेरे को आपकी बात से मोटी मोटी चीज समझ में आई, तो वही मैं आप स्टूडेंट से कहूंगा कि देखिए प्लानिंग के साथ चीजें करिए। और अरहम ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही कि आपको सब्जेक्ट से गो थ्रू होना है विद इन 40 to 60 डेज के अंदर, आप मान लीजिए मैक्सिमम 60 डेज। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट आज पढ़ रहे हैं, दूसरा सब्जेक्ट आप उस सब्जेक्ट को दूसरी बार एक साल में पढ़ो तो आप भूल ही जाओगे। तो प्रैक्टिकली चलिए ये तो चीजें हो गई। अपने अपने लॉ की बात कर ली। जीके में भी आपने वैसे ही कुछ बता दिया है, जैसे मैं आपको मोटा मोटा बताऊं। जीके में आपने बोला कि जीके में जैसे आपको जो आपका एमपी जीके आती, तो एमपी जीके में आपने दो किताबों का प्रेफर किया। एक तो आपने पुणेकर का प्रेफर किया, तो पुणेकर आप पढ़ते थे, और एक आपने किताब और कौन सी बोली है? तो टाटा मैग्रॉयल पब्लिकेशन की हाँ, बुक थी वो टाटा पढ़ता मैकग्रा पब्लिकेशन की एक ये किताब हो गई। दूसरा अगर हम बात करते हैं स्टैटिक जीके के, तो आप लूसेंट की तरफ देख सकते हैं, जैसे अरहम ने बताया। और इसके साथ अरहम ने कहा कि ये यूट्यूब के वीडियोस वगैरह भी देखते थे, जैसे इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी या एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी, तो इनके एमसीक्यू या रैपिड फायर कर देते थे। सेम चीज उन्होंने ये भी है। बताया कि ट्यूशन से पहले जो 6 to 8 या 6 to 10 तक की एनसीईआरटी है, उसको अगर पढ़ लेंगे तो ट्यूशन पढ़ने में ज्यादा आसानी रहती है। बिल्कुल। देखिए एक और नई चीज निकल के आई कि लू आप एनसीईआरटी बच्चों ने तो पढ़ी होगी लगभग लगभग, और अब तो एमपी बोर्ड का जो सिलेबस है वो भी एनसीईआरटी से मिलता जुलता है, तो 6 to 8 आप ये भी कवर कर लें। और आखिरी चीज थी वो थी करंट अफेयर्स। तो उन्होंने बताया कि बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, और बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते, तो यूट्यूब में भी बहुत सारा कंटेंट आपका अवेलेबल है। बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स है गूगल पे, आप जाइए, जिन पे आप डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। और इस पे बहुत सारी बुक्स भी आती हैं। तो और हम इस पे आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसके अलावा, इस पर्टिकुलरली सर जीके के करंट पॉइंट? सर करंट अफेयर्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आजकल इंटरनेट पे इतना सब आसानी से अवेलेबल है, तो ये सर हमारे ऊपर है कि हम इंटरनेट को कैसे यूज करते हैं। हम इसको अपने यूज के लिए यूज करते हैं, टाइम वेस्ट के लिए। तो मैं सर इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट कोई भी सोशल मीडिया पे था नहीं, तो मेरे फोन में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव लॉ और इन शॉर्ट्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, बार एंड बेंच, ये कुछ 5-6 एप्लीकेशन होते थे। तो मैं जब भी फ्री रहता था तो रादर देन स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम में, ये सब चीजों को स्क्रॉल करता था। और मेरा डेली रूटीन था कि सुबह और शाम को लाइव लॉ, बार एंड बेंच, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस ये पढ़ना जरूर है। और इसमें लैंग्वेज का भी कोई बार नहीं है, ये सारी चीजें हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहती हैं। और उसके बाद मैं एक और चीज को फॉलो करता था, स्पेशली जब मैं एक्सरसाइज करता था, कि जो भी चीज मैं आज पढ़ रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं कोई ना कोई वीडियो देख लूँ। और जैसा न्यूज़पेपर का आपने बताया कि जो लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब पे डेली हर न्यूज़पेपर का एक एनालिसिस आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो वो देख लेना चाहिए। या रात को सोते टाइम जो भी दिन भर की न्यूज़ है वो एक बार देख लेना चाहिए। तो उससे काफी हेल्प हो जाती है, ये सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठती हैं और कहीं ना कहीं हमको आगे जाके बहुत हेल्प करती है। ओवरऑल चीज समझ में आई कि दोनों हाथ में लड्डू नहीं हो सकते, कि आप यहाँ से सोशल मीडिया भी चलाओ, घूमो फिरो भी, और अपनी लाइफ भी इंजॉय करो। मैं ये नहीं कहता लाइफ इंजॉय नहीं करनी, लेकिन आपको जब आप स्टडी पीरियड में हो तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस अपने ऊपर रखने पड़ेंगे। लास्ट चीज जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, करंट अफेयर्स कितने साल का पढ़े या कितने महीने का आपको, जिस दिन एग्जाम दे रहे हैं, समझो एग्जाम आपका दिसंबर में है, तो कितने समय का लगभग आपको करंट अफेयर्स तैयार करना चाहिए? सर अगर मैं मोटा मोटा इसका जवाब दूं तो 1 साल का, जिस दिन हमारा नोटिफिकेशन आया या जिस दिन हमारा प्रीलिम्स हो रहा है उससे 1 साल पहले का। बट देन अगर 1 साल या 1.5 साल पहले कोई मेजर इवेंट जैसे ओलंपिक्स या नोबेल प्राइज या जो भी नेशनल अवार्ड्स या वर्ल्ड कप काइंड ऑफ इवेंट हुआ है तो उसके बारे में भी हमें न्यूज पता होनी चाहिए। बट देन मुझे लगता है 1 साल का करंट अफेयर्स काफी काफी चीजों को कवर कर देता है। हाँ। एक चीज आपने कंप्यूटर के बारे में ऑलरेडी बता दिया है कि लूसेंट की आप देख सकते हो, और ये लूसेंट के बारे में जर्नल आपके यहाँ कंप्यूटर आती है। इंग्लिश का थोड़ा सा पूछना चाहूंगा। इंग्लिश में क्योंकि आपने देखो ग्रामेटिकल क्वेश्चन तो बहुत कम आने लगे हैं। पहले ग्रामेटिकल क्वेश्चन मिल जाते थे, लेकिन अब वन वर्ड, आइडम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारी चीजें आ रही हैं। तो एक तो इसके लिए आप पीवाईक्यूज लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो आपको हमेशा रिपीटेड मिल रहे हैं। दूसरा, अपन अगर नया क्वेश्चन पैटर्न देता है, तो क्या आपने देखा है कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, बच्चा इनको कहाँ से पढ़ सकता सर अब मुझे एग्जैक्ट सोर्स तो नहीं पता, बट मैं अपना बता सकता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो यूट्यूब पे काफी सारा मटेरियल अवेलेबल रहता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीजों का। दूसरा सर, जो भी इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मुझे लगता है कि अगर कोई क्वेश्चन नया आ भी जाता है
तो वो कंप्लीटली शॉकिंग नहीं रहता, उस पर थोड़ा सा हम कॉमन सेंस लगाएं तो उसका हम आंसर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जहां से भी, जैसे जो भी 7th 8th की या 9th 10th की भी इंग्लिश की बुक होती है, वहां के कुछ ग्रामर की चीजें देख लें, या अपने आसपास देख लें, या इंटरनेट पे हर रोज टाइम्स ऑफ इंडिया में हर रोज आता रहता है इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, या कोई नया वर्ड आ गया, तो अपने आसपास जो भी चीजें चल रही हैं सर, ओवरऑल उनको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं एग्जामिनेशन, और डेली हम किसी चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो वो फिर काफी हेल्पफुल होता है। तो अरहम ने देखिए सारे के सारे सवालों के जवाब जो लगभग मेरे मन में थे या मैंने बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैंने यहाँ पे कोशिश की है इनको कवर करने की। लेकिन अगर कोई सवाल छूटा हो तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स के जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं। आप पूछिए, कोशिश करेंगे अरहम अगर वो फ्री होते हैं तो वो वहां पे कमेंट करके, या मैं कोशिश करूंगा जो उनसे आंसर आपको वहां से लेके आपको वहां पे दे पाऊं। तो एक बहुत अच्छा सेशन जो हमने किया, हाउ टू स्टेट प्रीलिम्स, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें और राइट अप्रोच क्या होगा आपका प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, इस सेशन को कंप्लीट किया। और अभी हमारे सेशंस आना बाकी है, तो चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू वंस अगेन अरहम, इतना प्रीसियस अपना समय देने